नमस्कार दोस्तों, आज है 15 फरवरी 2025 और आज की वीडियो में कुल 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, आज की वीडियो में जितने प्रश्न हैं ये बहुत ही सिलेक्टिव और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो बने रहिए शुरू से लास्ट तक वीडियो में। और आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं आप, और जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है। तो देखिए, ये देश आपका चीन है, जहां पर दुनिया का सबसे प्राचीन जुरासिक काल का पक्षी का जीवाश्म मिला है। देखिए, जो चीन की चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज है, इसके इंस्टीट्यूट ऑफ वर्टिब्रेट पेलियोंटोलॉजी और पेलियंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर वांगमिन के नेतृत्व में एक रिसर्च दल ने फुजियान प्रांत चीन में जुरासिक युग यानी कि लगभग 149 मिलियन वर्ष पूर्व के दो पक्षियों के जीवाश्म खोजे हैं। देखिए, 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। तो 149 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, उतने साल पुराना ये जीवाश्म है, उतने लाख मतलब पुराना है। ठीक है। और देखिए, ये अध्ययन नेचर पत्रिका में पब्लिश भी हुआ है और पक्षी विकास यानी कि एवियन एवोल्यूशन को लेकर मौजूदा धारणाओं को ये चुनौती भी देता है। तो बहुत एक तरीके से इम्पोर्टेंट बात है कि 149 मिलियन वर्ष पूर्व के जीवाश्म खोजे गए हैं पक्षियों के। कहाँ पर? चीन में, चीन के फुजियान प्रांत में। और अगला प्रश्न है कि आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखिए, शिखर धवन को बनाया गया है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। देखिए, जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होगा, इसकी मेज़बानी पाकिस्तान और दुबई कर रहा है। 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा, जिससे क्रिकेट जगत में उत्साह बढ़ गया है। देखिए, शिखर धवन को ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया गया, इसका कारण भी है। देखिए, शिखर धवन के नाम एक अनूठा रिकॉर्ड है। ये एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 2 चैंपियंस ट्रॉफी 2013 और 2017 में गोल्डन बैट जीता था। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसे अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक यानी कि डीएनआई के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए, भारत की तुलसी गैबार्ड को बनाया गया है अमेरिका का राष्ट्रीय खुफिया निदेशक। और इस प्रश्न की मैं 500% गारंटी देता हूँ, ये पेपरों में छप चुका है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्योंकि जब जब भी किसी भारतवंशी का अमेरिका के किसी प्रमुख पद पर अपॉइंटमेंट होता है तो एग्जाम में जरूर पूछाता है। देखिए, अमेरिका वाले आंख मूंद के हिंदू कम्युनिटी पे जो है विश्वास करते हैं, खासतौर इंडिया के। देखिए, आप ये जान लीजिए कि हिंदू कम्युनिटी इंडिया के सिवाय बहुत सारे देशों में है, जैसे सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, नेपाल हो गया, और बहुत सारे देश हैं जिसकी गिनती नहीं है, और बहुत सारे देशों में इंडियंस जाके बस भी चुके हैं। तो देखिए, अमेरिका में भी कुछ इंडियंस बचे हैं, जिनमें एक तुलसी गैबार्ड भी हैं, ये भारतीय मूल की महिला हैं। तुलसी गैबार्ड ने इतिहास रचते हुए अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में अभी हाल ही में शपथ ली है, जिससे ये अमेरिकी खुफिया समुदाय का नेतृत्व करने वाली पहली हिंदू बनी हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। और अब ये जो है 18 खुफिया एजेंसियों की प्रमुख है अमेरिका की, और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रयासों का ये समन्वय करेंगी। यानी कि जितनी भी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां हैं अमेरिका की, सबका ये नेतृत्व करेंगी। तो राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बन गई हैं अमेरिका की कौन? तुलसी गैबार्ड। इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है कि IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो देखिए, इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था 10 से 14 फरवरी 2025 तक। याद रखिएगा, IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन नई दिल्ली में 10 से 14 फरवरी तक किया गया था। इसकी थीम थी अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। पांचवा प्रश्न है कि ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में पहले स्थान पर कौन है। तो देखिए, ब्लूमबर्ग के एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में मुकेश अंबानी का परिवार है। देखिए, ब्लूमबर्ग की 2025 के एशिया के सबसे अमीर परिवारों की रैंकिंग के अनुसार जो भारत की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक योगदान है, इसको रेखांकित करते हुए दुनिया के 20 अमीर, दुनिया नहीं एशिया के, क्योंकि एशिया की लिस्ट है, तो एशिया के शीर्ष 20 परिवारों में से 6 भारतीय परिवारों को इसमें शामिल किया गया है। और इन 6 भारतीय परिवारों में पहले स्थान पर मुकेश अंबानी का परिवार है,
दूसरे पे सापुर जी पालोन जी ग्रुप मिस्त्री परिवार है, और तीसरे स्थान पर ओपी जिंदल ग्रुप का जिंदल परिवार है। चौथे स्थान पर आदित्य बिरला ग्रुप का बिरला परिवार है। पांचवें स्थान पर बजाज ग्रुप का बजाज परिवार है। छठवें स्थान पर हिंदुजा ग्रुप हिंदुजा परिवार है। तो ये 6 भारत के सबसे अमीर परिवार हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। इस लिस्ट को जारी किसने किया है? ब्लूमबर्ग ने। और ये एशिया के देखिए ये एशिया का लिस्ट नहीं है, ठीक है। एशिया के सबसे अमीर परिवार कौन है? मुकेश अंबानी का परिवार है, लेकिन ये लिस्ट भारत के 6 अमीर परिवारों की है। ये डिफरेंशिएशन याद रखिएगा। छठवां प्रश्न की हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में कितने लाख करोड़ की महत्वपूर्ण तरलता यानी लिक्विडिटी को डालने की घोषणा की है? तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि जो बैंकिंग प्रणाली है इसमें हम 2.5 लाख करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण तरलता यानी लिक्विडिटी डालेंगे। ये पूंजी प्रवाह वेरिएबल रेपो रेट नीलामी के माध्यम से किया जाएगा, और ये समर्थन बैंकिंग क्षेत्र को स्थिर बनाए रखने, ऋण प्रवाह को सुचारू रूप से जारी रखने और वित्तीय बाजारों में किसी भी बड़े व्यवधान को रोकने में मदद करेगा। देखिए आप देखते होंगे जो बैंक फाइनेंस कंपनियां हैं वो लोन देती हैं, लोन पे पैसा, वो पैसा कहाँ से उठाती हैं? वो रिजर्व बैंक से उठाती हैं। रिजर्व बैंक से उठाएंगी वो, एक तरीके से मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, केवल 2.5% पे, और आपको वही पैसा फिर लोन पे देंगे कितने परसेंट पे? 9%, 11% पे, मतलब 20-20% तक जो है ब्याज वसूलती हैं कंपनियाँ। तो 2.5% पे पैसा लेके अगर 20% पे, 20 क्या मतलब अगर 5% पर ही दिया तभी 2.5% का कंपनी को मुनाफा हुआ। तो ऐसे होता है, आप भी फाइनेंस कंपनी खोल सकते हैं। सातवां प्रश्न कि हाल ही में किस देश की रक्षा कंपनी साब ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 यानी कि LWS 310 के निर्माण में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए ये कंपनी स्वीडन की है। तो स्वीडन की कंपनी है, साब नाम है इसका, याद रखिएगा। स्वीडन की कंपनी साब ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के निर्माण के लिए समझौता किया हाल ही में, और ये समझौता 13 फरवरी 2025 को हुआ, जिसका उद्देश्य भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूत करना और मेक इन इंडिया पहल के तहत इस उन्नत लेजर वार्निंग सिस्टम का घरेलू निर्माण सुनिश्चित करना है। और आठवां प्रश्न है कि जनवरी 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स घटकर कितने प्रतिशत हो गई? तो देखिए जनवरी 2025 में जो भारत का खुदरा मुद्रास्फीति है यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, यह आपका 4.3% पे हो गया, यानी कि सारी चीज़ें बहुत सस्ती हो गई दिसंबर की अपेक्षा, क्योंकि दिसंबर 2024 में जो है 5.22% था जो है जो भारत का खुदरा मुद्रास्फीति है। आपने देखा होगा दिसंबर 2024 में टमाटर, प्याज, लहसुन, आलू ये सब बहुत महंगे थे। 35-40 रुपये किलो लहसुन था आपका, 80 रुपये पाव। अभी लहसुन क्या है, वर्तमान में 25 रुपये पाव लहसुन मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने अभी ख़रीदा है 50 रुपये का आधा किलो। आपके यहाँ लहसुन का क्या रेट है कमेंट बॉक्स में बताइए, ज़रा देखा जाए क्या महंगाई की दर चल रही है। जगह का नाम बताइएगा किस जगह से आप हैं, और लहसुन क्या रेट आपके यहाँ मिल रहा है, टमाटर का भाव क्या है। देखिए जो भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर है, याद रखिएगा दिसंबर 2024 के मुकाबले जो है कम हो गई है, क्योंकि दिसंबर 2024 में 5.22% थी, जो कि जनवरी में घटकर 4.31% हो गया। देखिए इस गिरावट का मुख्य कारण खाद्य कीमतों में कमी, विशेष रूप से सब्जियों की कीमतों में गिरावट है, क्योंकि ताज़ा सर्दियों की फसलें बाजार में आ गई हैं। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया? तो देखिए फ्रांस में भारत का एक नया दूतावास का उद्घाटन किया गया है, और प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 12 फरवरी 2025 को फ्रांस के मार्सिले में भारत के इस नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। ये दूतावास दक्षिणी फ्रांस में बसे भारतीय प्रवासी समुदाय को सेवाएं प्रदान करेगा। फ्रांस की बात करें तो देखिए इसकी राजधानी पेरिस है, प्रेसिडेंट है यहाँ की इमैनुअल मैक्रोन, और पॉपुलेशन है 6.28 करोड़, और फ्रांस की लैंग्वेज है ऑफिशियल फ्रेंच। और 10वां प्रश्न हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कांस्टेंटाइन टैसोलस किस देश की नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो देखिए इनको ग्रीस का नया राष्ट्रपति चुना गया है।
देखिए, हाल ही में ग्रीक संसद यानी कि जो आपके ग्रीस के संसद के पूर्व अध्यक्ष हैं कांस्टेंटाइन टेसोलस, इनको ग्रीस का नया राष्ट्रपति चुना गया है। ये 65 साल के हैं और इन्होंने 300 सदस्यीय संसद में 160 वोट हासिल किए हैं, जो कि चौथे दौर के मतदान में आवश्यक 151 वोटों से अधिक था। ये कतरीना सकेला रोपोलू का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल मार्च में समाप्त हो रहा है। ग्रीस की बात करेंगे तो उसकी कैपिटल एथेंस है, ऑफिशियल लैंग्वेज ग्रीक है, पॉपुलेशन यहाँ की 1.4 करोड़ है। तो ये थे आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और कल फिर मिलेंगे हम कल के सेशन के साथ। तो आप सभी लोग बने रहिए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए। देखिए चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहा है, तो व्यूवर्स और सब्सक्राइबर बढ़वाइए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, संख्या बढ़ेगी, पढ़ाने में और मजा आएगा। थैंक यू।